गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछली क्लास में हम आप लोगों को टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाए थे। टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत कुछ पढ़ा चुके थे। उसमें जो था माँ दुर्गा का वध का था, गंगा माँ का था, गणेश भगवान का था, शिव भगवान के बारे में सारी जानकारी हम आप लोग को पिछले क्लास में दे चुके हैं। अब हम आगे आप लोग को मंदिर के बारे में ही बताएंगे। और उसमें क्या बताएंगे कि उसमें जो है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो द्रविडियन स्टाइल में क्या सब आर्किटेक्चर था, क्या टेम्पल का क्या कंस्ट्रक्शन था, इस सब के बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो देखिए क्या कहता है। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, चोला आर्किटेक्चर। क्या कहता है? चोला आर्किटेक्चर, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि ये जो मंदिर बना था वो किस स्टाइल में बना हुआ था? तो द्रविडियन स्टाइल में बना था। और किस के शासन काल में बना था? तो चोल शासन के काल में ये सब बना हुआ था। आइए इसके बारे में जानते हैं। कहता है अंडर द patronage of Chola rulers, hundreds of temples were built in South India। क्या कह रहा है? साउथ इंडिया। ये जो मंदिर बना था, कब बना था? तो ये मंदिर बना था चोल शासन के काल में। और कहाँ बना हुआ था? तो दक्षिण भारत में हंड्रेड्स टेम्पल, सैकड़ों मंदिर बनाए गए थे। उनके समय में क्या हुआ था? चोल के समय में मंदिर तो पहले से भी बन रही थी, लेकिन चोल के समय में बहुत सारे मंदिर बने थे। सैकड़ों मंदिर का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। वो भी कहाँ? तो दक्षिण भारत में। ठीक है। और कहता है इट वॉज ए कंटिन्यूशन ऑफ the previous Pallava architecture with some variation। क्या कहता है? with some variation। ये जो है कंटिन्यू, इस ये जो मंदिर जो बन रहा था, तो कंटिन्यू मंदिर बनने का जो स्टार्टिंग हुआ था बहुत पहले से हुआ था। और ये पल्लव वंश के शासन का से ही बनता आ रहा, कंटिन्यूटेड बाय कंटिन्यूटी, मतलब लगातार बनता आ रहा है। और बनते बनते ये कहाँ आ गया? तो चोल शासन के अंदर मंदिर का निर्माण हुआ। और उसके शासन काल में, चोल शासन काल में बहुत सारे मंदिर बनाए गए। और किस किस तरह के मंदिर बनाए गए, वो सारी विशेषताएं क्या है इसके अंदर दिखाया गया है, बताया गया है। और वो क्या थे? वो द्रविडियन स्टाइल के मंदिर थे। वो सारे मंदिर किस स्टाइल के थे? तो द्रविडियन स्टाइल के थे। अब देखिए यहाँ कहता है दिस इज व्हाट केम टू बी नोन एज द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। और इसे हम किस नाम से जानते थे? तो द्रविडियन स्टाइल के नाम से जानते थे। द features of the Dravidian style of Chola style are as follows। इसमें क्या कर रहा है कि द्रविडियन स्टाइल और चोल शासन के स्टाइल को जो है इसमें दर्शाया गया है, इसमें दिखाया गया है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं जो है चोल शासन काल में द्रविडियन स्टाइल से मिलती जुलती है, ये सारी इसमें बताई गई हैं। तो किस मंदिर के बारे में बातें हो रही है यहाँ पे? तो द्रविडियन स्टाइल मंदिर के बारे में हो रही है। और किसके शासन काल की बातें हो रही है? तो ये चोल शासन काल के बारे में बातें हो रही है। ठीक है, अब इसे हम हिंदी में समझते। क्या कहता है? चोल वंश के संरक्षण में दक्षिण भारत में सैकड़ों मंदिर बनाए गए। किसके शासन काल में? तो चोल शासन के काल में सैकड़ों मंदिर बनाए गए, लाखों मंदिर बनाए गए। तो वो सब कहाँ बनाए गए? तो दक्षिण भारत में। जो कि दक्षिण भारत में ये सारे मंदिर, बहुत सारे मंदिर बनाए गए चोल शासन काल में। यह पूर्ववर्ती पल्लव वंश की वास्तुकला का ही विस्तार था। पहले भी बताया जो कि
पल्लव शासन काल से ये चलता आ रहा है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो मंदिर है, द्रविड़ स्टाइल की मंदिर है जो चोल शासन काल में बन रही है, वो पल्लव वंश की ही वास्तुकला का विस्तार था, जो कि पल्लव वंश से ही बनते आ रहा था, उन्हीं के डिजाइन पर, उन्हीं के आर्किटेक्चर पर, और उसको विस्तार से बनाया गया। ठीक है, तो था जिसमें कुछ परिवर्तन किए गए, और इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए। पहले ही बताया कि जितनी भी शासक आए, जितनी भी राजा आए, वो अपने अपने तरीके से मंदिर का निर्माण करने लगे। तो इसी तरह से चोल शासन भी आए, लेकिन उनसे पहले पल्लव वंश जो थे, पल्लव शासक जो थे, वो मंदिर बनाए। तो उसी के आर्किटेक्चर पर, उसी के बनावट पे मंदिर चोल शासन भी बनाया, लेकिन उसमें क्या कि कुछ न कुछ परिवर्तन कर दिए, कुछ न कुछ डिफरेंट उसमें कर दिए। तो आगे क्या है उसे हम पढ़ेंगे। इसे ही द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला या चोल शैली के नाम से जाना गया। और ये जो मंदिर बनाया गया, तो इसको ही हम लोग द्रविड़ शैली और चोल शैली के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। अब इसकी क्या सब विशेषताएं हैं ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या सब विशेषताएं थी। कहता है, अनलाइक द Nagara temples, the Deviant temples were surrounded by high boundary walls. कहता है, नागर मंदिर के विपरीत जो है द्रविड़ टेम्पल्स का जो है अनलाइक, यानी कि अनलाइक मीन्स होता है विपरीत, द्रविड़ शैली के विपरीत जो है सुनागर शैली की अलग विशेषताएं थी। वो क्या कह रहा है कि नागर टेम्पल और द्रविड़ टेम्पल जो था सराउंडेड बाय हाई वॉल्स, नागर शैली के विपरीत जो है द्रविड़ शैली की मंदिर जो होती है ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे। हाई बाउंड्री क्या कह रहा है, सराउंडेड बाय हाई बाउंड्री, इनके चारों ओर क्या थे, एक बड़ी बड़ी दीवारों से यह मंदिर क्या थी, घिरी हुई थी। तो आइए इसे हिंदी में समझते हैं। नागर मंदिरों के विपरीत द्रविड़ मंदिर ऊंची चारदीवारी से घिरे होते थे। पहले भी बोल दिए कि जो नागर मंदिर जो है सो द्रविड़ मंदिर के विपरीत, यानी द्रविड़ मंदिर से अलग वो क्या थे कि चारों ओर से एक ऊंची दीवार से वो घिरे होते थे। दूसरा में क्या कहता है, द फ्रंट वॉल हैड अ हाई एंट्रेंस गेटवे नॉन एज गोपुरम। इसके सामने में क्या होता था, एंट्रेंस गेटवे, इसके सामने की दीवार में एक बहुत बड़े एंट्रेंस होते थे, यानी कि एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार, जो जिनसे होकर हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। मुख्य गर्भगृह में भगवान मुख्य देवता जो होते थे उनकी पूजा करने के लिए जो उनके मेन गेट से जो जाते थे, तो वही कहता है कि एंट्रेंस गेटवे जो होते थे उसके वॉल के अंदर, दीवार के अंदर, उसको हम गौपुरम के नाम से जानते हैं। गौपुरम बार बार हम बोल रहे हैं, ये भी आई है, इसे आप नोट कर लीजिए कि मंदिर के प्रवेश द्वार को हम लोग गौपुरम कहते हैं। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो गौपुरम के नाम से। देखिए इसको बताया गया है कि सामने की दीवार में ऊंचा प्रवेश द्वार होता था। सामने की दीवार में क्या होता था, तो एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता था जिसे गौपुरम कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था, गौपुरम कहा जाता था। जो मंदिर जो बनी होती थी उनके दीवार में सामने से जाने का जो रास्ता होता था, जो द्वार होता था, उसको क्या कहा जाता था, तो गौपुरम कहा जाता था। अब तीसरा में क्या कहता है, द टेम्पल प्रेमिसेस वाज लैंड आर्ट पंचायतन स्टाइल विथ अ प्रिंसिपल टेम्पल फॉर सब्सिडरी श्राइन्स। क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कह रहा पंचायतन स्टाइल और
यहाँ कह रहा है प्रिंसिपल टेम्पल के साथ 4 सब्सिडरी सहायक मंदिर, सब्सिडरी मीन्स सहायक, ये सब पिछली क्लास में आप लोग को अच्छी तरीके से बता चुके हैं। तो जो कहता है कि इस मंदिर के परिसर को जो बनाया जाता था वो पंचायतन स्टाइल में बनाया जाता था। किस स्टाइल में बनाया जाता था? पंचायतन स्टाइल। और पंचायतन स्टाइल में जहाँ भी पंचायतन स्टाइल की बातें हो तो वहाँ पे ये हम कहेंगे कि पंचायतन स्टाइल मीन्स होता है कि एक मेन मंदिर के साथ 4 छोटे छोटे सहायक मंदिर जो आपस में जुड़कर एक चौकोर आकार का बन जाता है, उसे ही हम पंचायतन स्टाइल कहते हैं। तो देखिए इसे हिंदी में समझते हैं। मंदिर परिसर पंचायतन शैली में बनाया जाता था। मंदिर का जो परिसर होता था, जो परिसर यानी कि आंगन कहिए या मतलब मंदिर के क्षेत्र में जितना जगह होता था उनको परिसर कहा जाता था। उसमें जो भी मंदिर बनाए जाते थे वो सारे किस स्टाइल में बनाए जाते थे? तो पंचायतन स्टाइल में बनाए जाते थे। किस स्टाइल में बनाए जाते थे? तो पंचायतन स्टाइल में बनाया जाता था, जिसमें एक मुख्य मंदिर और 4 सहायक मंदिर होते थे। इसमें क्या होते थे? तो एक मेन मंदिर होता था और उसके साथ जो होता था 4 सहायक मंदिर आपस में जुड़े होते थे। सहायक यानी कि छोटे छोटे मंदिर, 4 छोटे छोटे मंदिर आपस में जुड़े हुए होते थे। ठीक है, ये सारी बातें हम पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं, फिर भी इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसी में कहता है अंडर द्रविड़ियन स्टाइल इन स्पायर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्ड pyramid that rise up linearly rather than curve. It is known as विमाना। क्या कहता है इसमें कि इसी के अंदर द्रविड़ियन स्टाइल की जो मंदिर बनी थी उसका जो स्टेप वाइज यानी कि प्रत्येक कदम जो था उसका जो शिखर था, स्पाइर मीन्स होता है शिखर, उसका जो शिखर था और उस पे जो कदम रखे जाते थे वो किस आकार के थे? तो पिरामिड आकार के थे। किस आकार के थे? तो पिरामिड आकार के थे उसके सीढ़ी जो थे। तो और उनको क्या था कि एक रेखीय आकार में भी थे। तो जिसको हम लोग क्या क्या किस नाम से जानते थे? तो विमाना, यानी कि विमान के नाम से जानते थे, जिसे हम विमान कहते थे। तो आइए इसे हम कहते समझते हैं हिंदी में क्या कहता है। द्रविड़ शैली में शिखर सीढ़ी नुमा पिरामिड के रूप में होता है। जो द्रविड़ शैली में जो शिखर होते हैं वो किस आकार के होते हैं? तो सीढ़ी नुमा जो होता है उसका जो उस पे जो शिखर पे जो सीढ़ी आकार का जो कटिंग बना हुआ रहता था, तो वो सीढ़ी नुमा किस रूप में होता था? तो पिरामिड के रूप में होता था। जस्ट ऐसे यू करके जाता था, ऐसे करके मिल जाता था, उसी को पिरामिड कहा जाता था। पिरामिड के रूप में होता था जो घुमावदार होने के बजाय सीधी रेखा में ऊपर उठता है। वो सराउंडिंग नहीं होते थे, घुमावदार नहीं होते थे, वो क्या होते थे? सीधी रेखा में होते थे। ठीक है, जिस इसे विमान कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। इस शिखर को हम लोग विमान के नाम से भी जानते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। द क्रॉविंग एलिमेंट्स इज shaped in the form of an octagon। क्या कह रहा है? octagon and is known as शिखाड़ा। इसके जो शीर्ष भाग होते थे यानी कि क्रॉविंग यानी कि
क्रॉन जो सबसे ऊपरी भाग होते थे इसका, जो सबसे इसका ऊपरी भाग होते थे, शीर्ष भाग होते थे, वो किस तरह के होते थे? ऑक्टागोनल होते थे, यानी कि अष्टकोणीय होते थे। किस आकार के होते थे? अष्टकोणीय आकार के होते थे। क्या? तो उनका शिखर, उस मंदिर में द्रविड़ स्टाइल में जो शिखर बनते थे वो अष्टकोणीय होते थे। It is similar to the colors of the Nagara temples, जो कि इनका जो कलश, उन पे कलश भी होता था, जो कलश किस स्टाइल के थे? जो वो कलश नगाड़ा स्टाइल से मिलते जुलते थे। नगाड़ा टेम्पल का जो स्टाइल होता था वो कलश इनसे एक दूसरे से मिलते जुलते थे, बट नॉट स्फेरिकल, लेकिन यह स्फेरिकल यानी कि यह गोलाकार नहीं होते थे। ये एक दूसरे से मिलते थे लेकिन वो गोलाकार नहीं होते थे। आइए इसे हम समझते हैं हिंदी में। क्या कहता है? शीर्ष भाग अष्टकोणीय आकार का होता है और इसे शिखर कहा जाता है। इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो किस आकार का होता है? तो अष्टकोणीय आकार का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। यह नागर मंदिर के कलश के समान होता है, और यह नागर मंदिर के कलश के समान होता है, लेकिन गोलाकार नहीं होता है। यह क्या नहीं होता है? तो गोलाकार नहीं होता है। ठीक है, यह अष्टकोणीय होता है, लेकिन कलश के समान होता है, लेकिन गोलाकार नहीं होता है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। देयर इज ओनली वन विमाना इन द द्रविड़ आर्किटेक्चर ऑन टॉप ऑफ द मेन टेम्पल। क्या कह रहा है? इसमें जो है द्रविड़ स्टाइल में, द्रविड़ वास्तुकला में मंदिर के ऊपर केवल एक ही विमान होते थे, और ओनली वन। क्या कह रहा है? ओनली वन। इस स्टाइल में, द्रविड़ स्टाइल में एक ही विमान होते थे। मंदिर के ऊपर केवल क्या होते थे? एक ही विमान होते थे। ठीक है। The subsidiary shrine do not have vimans, unlike Nagara architecture। क्या कहता है कि द्रविड़ स्टाइल में जो थे मंदिर के ऊपर एक ही विमान होते थे, लेकिन सहायक मंदिर के ऊपर विमान नहीं होते थे। किसमें विमान नहीं होते थे? तो सब्सिडरी श्राइन, यानी कि सहायक मंदिर के ऊपर विमान नहीं होते थे। जबकि नागर आर्किटेक्चर में, नागर वास्तुकला में होते थे। नागर वास्तुकला में क्या होते थे? तो विमान होते थे। इसमें ये कहने के लिए चाह रहा है कि जो इस स्टाइल में, द्रविड़ स्टाइल में जो है सो मंदिर के ऊपर एक ही विमान होते थे, लेकिन उनके जो सहायक मंदिर होते थे उन पर कोई विमान नहीं होते थे। जबकि नागर वास्तुकला में विमान होते थे सारे मंदिर पे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसे हिंदी में समझते हैं। क्या कह रहा है कि द्रविड़ वास्तुकला में मुख्य मंदिर के ऊपर केवल एक ही विमान होता था। द्रविड़ वास्तुकला में मेन मंदिर के ऊपर क्या होता था? एक ही विमान होता था, जबकि सहायक मंदिरों के ऊपर विमान नहीं होते थे, और सहायक मंदिर जो होते थे उनके ऊपर विमान नहीं होते थे। जबकि नागर वास्तुकला में होते हैं, जबकि नागर वास्तुकला में होते हैं। इसमें ये कहा गया है कि नागर वास्तुकला में विमान होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 में क्या कहता है? द असेंबली हॉल वॉज कनेक्टेड विथ द गर्भगृह बाय अ वेस्टिबुलर टनल। क्या कर रहा है?
वेस्टिबुलर टनल नॉन एज अंतराला। इसके अंदर जो होते थे, क्या कहता है, इसी में असेंबली हॉल, यानी कि असेंबली हॉल जो थे वो किससे कनेक्टेड थे? गर्भगृह से। इस सभा में जो होते थे, जो असेंबली हॉल होते थे, मंडप, सभा मंडप कहिए या प्रार्थना कक्ष कहिए, वो गर्भगृह से कनेक्टेड होते थे। और वेस्टिबुलर्स यानी कि संकीर्ण मार्ग द्वार होते थे। इसमें इसमें क्या होते थे, एकदम छोटा सा जाने का रास्ता होता था, मार्ग होता था। तो उसे हम किस नाम से जानते थे? तो अंतराला के नाम से जानते थे। उसे हम अंतराला के नाम से जानते थे। देखिए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है, सभा मंडप को गर्भगृह से एक संकीर्ण मार्ग द्वारा जोड़ा जाता था। गर्भगृह को क्या किया जाता था? मंडप से, जो मेन मंदिर होते थे जिसमें भगवान को स्थापित किया जाता था, उसे गर्भगृह कहते हैं। और गर्भगृह को क्या किया जाता था? तो असेंबली हॉल, सभा मंडप या प्रार्थना हॉल कहिए, उससे एक छोटा सा मार्ग, संकीर्ण मार्ग यानी कि छोटा सा रास्ता से जोड़ दिया जाता था, जिसे अंतराल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंतराल। उसके अंदर जाके प्रवेश करना होता था, उसे हम लोग अंतराल कहते हैं। यहाँ तक समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में कहता है, आठवां कह रहा है, द एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह हैड स्कल्पचर ऑफ द्वारपाल, मिथुन एंड यक्षा। ये जो कहता है एंट्रेंस, यानी कि जो इस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन था, जो बनावट था, उसमें क्या सब था? गर्भगृह में प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार जो था उसमें क्या सब था? तो एक द्वारपाल था, एक मिथुन था और एक यक्ष था। इन सभी की स्कल्पचर यानी कि मूर्तियां बनी हुई थी। ठीक है, देखिए यहाँ बताया गया है, गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियां बनी होती थी। किसकी मूर्ति बनी होती थी? तो यक्ष की मूर्तियां बनी होती थी। देखिए यहाँ पर ये सब दिया हुआ है स्ट्रक्चर, जो देखिए, तो देखिए इस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे बताया गया है। इसमें क्या सब था? तो वाटर टैंक था। देखिए ये वाटर टैंक है। और ये जो मंदिर का मेन जो है गृह, इसमें भगवान जी का मेन मंदिर है, जो कि इसमें भगवान जी को रखा जाता है, मेन भगवान जी को। तो इस ये है गर्भगृह। और इसका सिटी श्राइन यानी कि सहायक मंदिर। और ये जो मंदिर का जाने का जो मेन गेट होता है, इसे हम गोपुरम कहते हैं। और इसी में देखिए गर्भगृह में जुड़ा हुआ असेंबली हॉल। और देखिए ये संकीर्ण रास्ता, पहले भी जो हम बताए थे कि संकीर्ण रास्ता से जोड़ा गया था गर्भगृह में जाने के लिए, उसे अंतराला कहते हैं। ये क्या है? अंतराला है। और देखिए ये सब जो है, इनके ऊपर जो ये लाइनें खींची हुई है, ये सब क्या है? विमान है, विमाना यानी कि विमान है। ये सब मंदिर की स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस मंदिर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, वो सब बताया गया है। किस ईस्वी में बना है और किस राजा के द्वारा निर्माण कराया गया था, कौन से राजा इसे बनाए थे, इस सब के बारे में इसके अंदर जानकारी दी गई है। हम जानना, अब हम इसे आगे जानते हैं। क्या कहता है, the presence of a water tank inside the temple enclosure was unique feature of the Dravidian style। क्या कह रहा है? ये जो इसमें जो वाटर टैंक यानी कि पानी का जलाशय का जो बना हुआ था, तो उसको एक यूनिक टाइप से बनाया गया था। किस टाइप से बनाया गया था?
यूनिक टाइप से, वो भी किस स्टाइल पे, तो द्रविड़ीयन स्टाइल पे। देखिए बताया गया है यहाँ पर, मंदिर परिसर के अंदर जलाशय उपस्थित, मंदिर परिसर के अंदर जलाशय की उपस्थिति द्रविड़ शैली की एक विशिष्ट विशेषता थी। किसकी विशेषता थी, तो द्रविड़ शैली की कौन सी विशेषता, तो वाटर टैंक यानी कि जलाशय की उपस्थिति, जिसमें जल भरा हुआ कुआं रहता हो उसे ही हम जलाशय कहते हैं, उसकी उपस्थिति कहाँ पे है, तो इस मंदिर परिसर में है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहता है बृहदीश्वरा, बृहदीश्वरा टेम्पल एट थंजावुर in Tamil Nadu, built by Raja first in 1011। क्या कह रहा है, 1011 AD एंड गंगेकोंड चोलापुरम। क्या कर रहा है, गंगेकोंड चोलापुरम टेम्पल built by Rajendra first to commemorate his victory in the Gangetic Delta। क्या करा, गंगेटिक डेल्टा। तो आइए इसे हम समझते हैं। जो कह रहा है कि ये जो मंदिर बनाया गया था, बृहदीश्वर का मंदिर, जो थंजावुर मंदिर है, बृहदीश्वर का मंदिर जो थंजावुर मंदिर है, वो कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। इसे आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, PVI है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। थंजावुर टेम्पल इन तमिलनाडु, UPSC इससे पूछ चुकी है कि थंजावुर मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, जो कह रहा है थंजावुर मंदिर तमिलनाडु में है, बिल्ट बाय राजा राज फर्स्ट, जो कि राजा प्रथम या राजा राज प्रथम के द्वारा 1011 ईस्वी में बनाया गया था, जो गंगेकोंडा चोलापुरम में है, जो गंगेकोंड चोलापुरम में मंदिर है। और जो गंगेकोंड चोलापुरम की मंदिर है, जो किसके द्वारा बनाया गया था, तो राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था, और उनके याद में इसे बनाया गया था। ठीक है, हम यहाँ तो समझ गए। अब हिंदी में समझते हैं। कहता है उदाहरण के लिए, क्या कह रहा है उदाहरण में, देखिए फॉर एग्जाम्पल, बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर, इंग्लिश में थंजावुर और हिंदी में तंजावुर, तमिलनाडु, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है, जिसका निर्माण राजा प्रथम द्वारा 1011 ईस्वी में कराया गया था। कितने ईस्वी में कराया गया था, 1011 ईस्वी में कराया गया था। तथा गंगाकोंड चोलपुरम मंदिर, जिसका निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा गंगा के डेल्टा क्षेत्र में अपनी विजय की स्मृति में कराया गया था। अपनी विजय की स्मृति में कराया गया था। देखिए यहाँ पे है कि कौन कौन से शासक ने कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया था। तो तंजावुर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने कराया था, और गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाए थे। कब करवाए थे, तो राजेंद्र प्रथम ने कराए थे। कहाँ पे, तो गंगा की डेल्टा क्षेत्र में। और किस लिए, वो अपनी विजय की स्मृति में, वो कहीं युद्ध करने गए या कुछ भी उनको विजय प्राप्ति हुई, उन्हीं के याद में, स्मृति यानी कि याद में इस मंदिर का
निर्माण कराया गया था। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।